हेलो माय डियर लवली फिफ्थ ग्रेडर्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। आपकी क्लास 5 चालू हो गई है, स्टार्ट हो गया है सेशन। यू मस्ट बी फीलिंग वेरी हैप्पी एंड एंथुजियास्टिक। और इसी बीच आपका जो ईवीएस को अब हम बोलेंगे द वर्ल्ड अराउंड अस, इसका ब्रिज प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं फर्स्ट वीक में जितनी भी एक्टिविटीज आपके टीचर्स आपसे करवाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, तो उन सभी एक्टिविटीज के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको दूंगा, ताकि आप झटपट अपने टीचर को जवाब दें और सुपरस्टार बन जाएं। तो वैसे तो इस पीडीएफ में बहुत सारे पेजेस थे, लेकिन मैंने सब कट शॉर्ट करके एक बस फ्रंट पेज लिया है और उसके बाद डायरेक्टली हम पहुंच गए हैं वीक 1 पे। जब आप ओरिजिनल पीडीएफ देखोगे तो उसमें बहुत सारे बीच में भी आपको पेजेस मिलेंगे। तो वीक फर्स्ट में जो टॉपिक फर्स्ट है वो है थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो चीजें हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना है। तो डे 1 में उन्होंने क्या किया है, इंट्रोडक्शन टू मटेरियल्स। अब मटेरियल्स क्या होती है, चीज। जैसे यहाँ पर क्या है, लर्निंग आउटकम्स क्या होगा, आपको पहचानना है प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, फैब्रिक, मेटल, वुड, इन सब के बारे में जानकारी लेनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स, कौन सी चीज का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी सॉफ्ट है, कौन सी हार्ड है, इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स पता करने हैं। और इन मटेरियल्स का हमारी डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है वो पता करना है। तो हाउ टू ऑर्गेनाइज, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, टीचर जो है क्लास में बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर देंगे और उन्हें बहुत सारी चीजें देंगे, जैसे बॉटल, स्पून, चेयर, ग्लास, पेपर, कॉटन, वुड, वूल, स्पून, ऐसी कई सारी चीजें वो प्रोवाइड कर देंगे। और ग्रुप बनाने के बाद क्या करेंगे, वो आपसे इस टेबल को कंप्लीट करवाएंगे। अब पहले आपको लिखना है नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी आप चीजें इस्तेमाल कर रहे हो या मिली हैं आपको वो लिखनी है। उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो सॉफ्ट है, हार्ड है, ये बताना है। और नेम ऑफ द मटेरियल, कि वो किस चीज से बनी है, वुड से, मेटल से, ग्लास से, प्लास्टिक से, फाइबर से, जिस भी चीज से बनी है वो यहाँ पर लिखना है। और इसके अलावा यहाँ पर है एनी अदर ऑब्जर्वेशन, जो चीजें आपने ली है उन चीजों के बारे में अगर आप अपनी तरफ से कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, चेयर, तो इसके बारे में ऑब्जर्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जैसे चेयर जो है उसका क्या इस्तेमाल है, वो बैठने के लिए यूज होती है, तो वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो आइए, इस टेबल को मैंने आपके लिए क्रिएट किया है, मैं आपको वो टेबल दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैंने टेबल यहाँ पर बनाया है आपके लिए, और इसमें मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 12-13 ऑब्जेक्ट्स लेकर आपको समझाने की कोशिश की है। तो पहली ऑब्जेक्ट तो उन्होंने हमें दी थी चेयर, तो मैंने वही ली है यहाँ पर। इस ये सॉफ्ट है या हार्ड है, ऑब्वियसली हार्ड है। और किस चीज से बनी है, वुड से बनी है। आजकल प्लास्टिक की चेयर्स भी आ रही हैं, तो अगर आप चाहो तो प्लास्टिक की चेयर भी लिख सकते हो कि यहाँ पर जो चीज इस्तेमाल हुई है, मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, वो प्लास्टिक है। अच्छा, कोई और ऑब्जर्वेशन, तो मैंने आपको बताया कि ये किस लिए इस्तेमाल होती है, बैठने के लिए। उसके बाद दूसरी चीज मैंने ली है स्पून, ये हार्ड होती है, बनती किससे, मेटल से। वैसे आजकल स्पून कई तरह की आती है, प्लास्टिक की भी होती है और वुड की भी आती है। और किस काम आती है, ये भी खाने के काम आती है। इसके बाद मैंने लिया बॉटल, बॉटल भी हार्ड है, बनी किससे है, प्लास्टिक से। ग्लास की बॉटल भी बनती है, किस काम आती है, ये पानी रखने के, पानी स्टोर करने के काम आती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ग्लास, पीने का ग्लास, ठीक है, जिससे हम पानी पीते हैं। ये हार्ड मटीरियल, ये हार्ड है ना, सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है। किस चीज का बना है, ग्लास का बना है। और इसकी कोई और ऑब्जर्वेशन जो आपको पता है वो ये है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार हम देख सकते हैं। पेपर लिया, पेपर क्या है, सॉफ्ट है टच करने में। और किस चीज से बना है, ये एक्चुअली पेपर से ही बनता है, लेकिन पेपर बनता किस चीज से है, वुड से। तो आप यहाँ पर वुड भी लिख सकते हो, वुड का जो पल्प होता है उससे ये बनता है। और इसकी क्या खासियत है कि ये आसानी से फाड़ा जा सकता है, लेकिन ये हमें फाड़ना नहीं चाहिए, गंदी आदत है। उसके बाद हम मैंने लिया है कॉटन, ये सॉफ्ट होता है। और किससे मिलता है, ये कॉटन प्लांट से मिलता है। ये एक्चुअली क्या है, फाइबर है, और ये बहुत ही हल्का होता है। फिर मैंने लिया वूल, ये भी सॉफ्ट होता है। किससे जो मटेरियल है, कहाँ से आता है ये वूल, ये आता है शीप से। और किस काम आता है, ये स्वेटर्स वगैरह बनाने के काम आता है। उसके बाद मैंने लिया पेन, पेन होता है हार्ड और किससे बना है, प्लास्टिक से। और किस काम आता है, ये लिखने के काम आता है। कप, ये हार्ड है, किसका बना होता है, या तो ग्लास का या सेरेमिक का। और किस लिए काम में आता है, ये आता है पीने के, चाय पीने के, कॉफी पीने के काम। टेबल लिया, हार्ड है, लकड़ी से बना है, और इसके ऊपर हम चीजें रख सकते हैं।
पेंसिल है, ये भी हार्ड है, किसकी बनी है? वुड की और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? जो पेंसिल के अंदर जो आप जिसको बोलते हैं ना नोक, जो जिससे हम लिखते हैं ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। किस काम आता है ये? यूज्ड फॉर राइट। क्लॉथ, ये सॉफ्ट होता है, और ये किसका बना हुआ होता है? फैब्रिक का। और किस काम आता है? इससे हम बनाते हैं कपड़े। तो यहाँ पर मैंने 12-13 एग्जाम्पल्स आपको दिए। आई एम श्योर ये बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, आपके टीचर हो सकते हैं आपसे दो दो तीन तीन चार चार लिखवाए। तो इनमें से जो भी आपको पसंद आए वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी, डे 1 की एक्टिविटी फर्स्ट कंप्लीट होती है। तो डे 1 की फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद हमें डे 1 में ही एक दूसरी एक्टिविटी भी है, जिसमें हमें बताना है ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल के बारे में। ओपेक क्या होता है? वो चीजें जिनके आर पार लाइट नहीं जा सकती, जैसे कि लकड़ी हो गई या दीवार हो गई। लाइट जो है कभी भी, अगर यहाँ पर इस तरह से दीवार है और यहाँ से कोई टॉर्च जलाएगा तो वो रोशनी इसको पार नहीं कर पाएगी, तो ये पूरी तरीके से लाइट को रोक देगा। तो ऐसे मटेरियल्स होते हैं ओपेक। जिनमें से पूरी तरीके से पार हो जाए, जैसे कि शीशा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और जिसमें से थोड़ा बहुत पास हो, पूरी तरीके से पास ना हो, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल, जैसे कि आपका बटर पेपर। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये चाहते हैं कि हम एक टेबल को कंप्लीट करें, तो एक टेबल मैंने आपके लिए बना रखा है। वैसे आपको पहले खुद भी कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के नाम लिखने हैं, यहाँ पर आपको ओपेक, जिसमें से लाइट पास नहीं होती है, वो लिखने हैं, और यहाँ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स लिखने हैं, जितने भी आप लिख सको। वैसे मैंने ये आपके लिए किया है, आइए उसको देखते हैं। तो लीजिए, ये रहा टेबल, मैंने आपके लिए लिख रखा है, और इसमें मैंने आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ आठ एग्जाम्पल्स दी है ट्रांसपेरेंट की, ओपेक की और ट्रांसलूसेंट। आठ आठ एग्जाम्पल्स दी। तो ट्रांसपेरेंट कौन से हुए? जिसमें से लाइट पास हो जाती है, आर पार चली जाती है पूरी तरीके से लाइट। तो वो क्या क्या है? एक तो ग्लास, अगर कोई क्लियर प्लास्टिक की शीट है, बिल्कुल प्लास्टिक की शीट जिसमें से आर पार दिख सके। आपका प्लेन ग्लास विंडो, अगर आपकी जो विंडो है वो ग्लास की बनी है, उसके आर पार आप देख सकते हो। कुछ एक्रिलिक शीट्स होती है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। साफ पानी, इसके आर पार भी हम देख सकते हैं, लाइट पूरी तरीके से ट्रेवल, मतलब उसमें से पास हो जाती है। प्लास्टिक बोतल अगर क्लियर है तो उसमें से भी पास हो जाएगी। और एयर, श्योर, एयर जो है बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसपेरेंट मटेरियल की। और इसके अलावा कभी कभी जो है आइस, जिसमें एयर बबल्स ना हो, उसमें से भी लाइट जो है पास हो जाती है। फिर उसके बाद आए हम ओपेक पे, जिसमें से लाइट पास नहीं होगी बिल्कुल भी। तो वुड हो गई, मेटल हो गया, नोटबुक हो गई, आपकी ब्रिक हो गई, कार्डबोर्ड हो गया, ब्लैक कलर का पेपर हो गया, कोई बहुत मोटी प्लास्टिक की शीट हो गई, पत्थर हो गया, स्टोन हो गया, इसके आर पार लाइट पास बिल्कुल नहीं होती, और इसीलिए ये कहलाते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं? ऐसी चीजें जिनमें से थोड़ी बहुत लाइट पास हो और थोड़ी बहुत ब्लॉक हो जाए। तो इसकी पहली एग्जांपल है फ्रॉस्टेड ग्लास। आपने देखा होगा कुछ लोग बाथरूम वगैरह में ऐसा ग्लास लगाते हैं जिसके आर पार नहीं दिखता, थोड़ी बहुत एकदम ऐसा दिखता है झलक सी, लेकिन हम आर पार नहीं देख सकते। इसके अलावा वैक्स पेपर, टिंटेड ग्लास कुछ कुछ फ्रॉस्टेड ग्लास जैसा ही होता है, बटर पेपर हो गया, स्मोक्ड ग्लास हो गया, और सन ग्लासेस के लेंस हो गए। क्योंकि अगर जब हम शेड्स पहनते हैं, सन ग्लासेस पहनते हैं बाहर जाने के लिए, तो उसमें से अगर पूरी लाइट पास हो जाए तो वो हमारे किसी काम के नहीं होते, उनमें से थोड़ी बहुत लाइट ही पास होती है। ट्रेसिंग पेपर और प्लास्टिक शीट जो थोड़ा बहुत फ्रॉस्टेड तरीके की हो, क्लाउडी हो, तो ये सब जो है ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स हो गए। तो यहाँ पे आके आपका डे 1 कंप्लीट होता है। ये दो एक्सरसाइजेज आपको डे 1 में आपके टीचर्स करवाएंगे। हम बढ़ते हैं डे 2 की तरफ। यहाँ पर क्या है? हाउ इट वर्क्स, टॉयज और स्पिनर के बारे में यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है और इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं। अब इसमें आप क्या ऑब्जर्व करते हो, आपको क्या हैरानी होती है किस चीज के बारे में, और आप क्या सोचते हो? जैसे कि कॉइन जो है, अगर आप उसको स्पिन करोगे, यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं उनको स्पिन करना है। आपने देखा होगा ना कि जब कई बार हम क्या करते हैं, कॉइन को लेकर और उसको घुमाते हैं, स्पिन करते हैं स्पिनर की तरह, तो वो स्पिन करता है। तो कॉइन के बारे में क्या ऑब्जर्व किया आपने? एज इट स्लोज डाउन इट बिगिंस टू वॉबल, मतलब वो जैसे जैसे रुकने लगता है वो वॉबल करने लगता है, गिरने वाला होता है तब जब वो वॉबल करने लगता है।
और क्या वंडर कर रहा हूं मैं, व्हाई डज इट बिगिन टू वॉबल एज इट स्लोज डाउन, जब ये धीरे होता है तो ये डगमगाने क्यों लगता है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल्स है बैंगल्स यानी कि चूड़ियां। तो चूड़ियों को जब हम घुमाते हैं तो क्या होता है, तो इस तरीके से ये पूरा टेबल हमको कंप्लीट करना है। ये टेबल मैंने ऑलरेडी आपके लिए कंप्लीट कर दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो चीजें ली हैं आइए देख लेते हैं उनके बारे में। कॉइन है, ये धीरे धीरे जब रुकने लगता है तो वॉबल करने लगता है, और मेरे मन में सवाल आता है कि ये वॉबल क्यों करता है। बैंगल्स चूड़ियों के बारे में करूंगा। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है उसका जो साउंड है वो डिक्रीज होने लग जाता है, मतलब शुरू में आप करोगे तो बैंगल का आपको साउंड आएगा, लेकिन धीरे धीरे उसका साउंड कम हो जाएगा। और मैं क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इसका जो साउंड है वो धीरे धीरे क्यों रुक जाता है, ये मेरे मन में आता है। पेंसिल लेते हैं, पेंसिल को अगर खड़ा करके हम उसको स्पिन करेंगे तो वो बहुत थोड़ी सी देर के लिए स्पिन करेगा और फिर गिर जाएगी, है ना, पेंसिल गिर जाएगी। आप इसको इस तरीके से खड़ी करके पेंसिल को, और जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये थोड़ी देर तक तो रोटेट होगी और फिर ये गिर जाएगी। तो व्हाई डज इट स्टॉप स्पिनिंग सो क्विकली, ये मेरे मन में आता है कि ये इतनी जल्दी क्यों गिर गई और इसने स्पिन करना क्यों बंद कर दिया, ये मेरे मन में ख्याल आता है। उसके बाद मैं स्टोन लेता हूँ, तो ये जो है स्टोन अच्छी तरीके से स्पिन नहीं होता। तो मन में क्या सवाल आता है कि ये कॉइन की तरह स्पिन क्यों नहीं हुआ। उसके बाद एक वुडन स्पिनर लेंगे, ये रही फिगर वुडन स्पिनर की। इट स्पिन स्मूथली फॉर अ लॉन्गर टाइम, ये जो है काफी देर तक स्पिन करेगा। अब मेरे मन में सवाल आया कि ये जो स्पिनर है ये कॉइन से भी ज्यादा लंबी देर तक क्यों स्पिन करता रहा। लास्ट में मैं लूंगा इरेजर। तो ये स्पिन होगा ही नहीं, ये टंबल होगा, जैसे कोई उसने कोई नशीली चीज पे रखी है और वो गिर रहा है, इस तरीके से। और मेरे मन में क्या सवाल आएगा, व्हाई डजंट इट स्टे अपराइट व्हाइल स्पिनिंग, तो ये जो है पूरी तरीके से खड़ा होकर इसने स्पिन क्यों नहीं किया, ये मेरे मन में सवाल आया। और इस तरीके से जो है ये वाली एक्टिविटी, ये वाला टेबल कंप्लीट हो गया। ये टेबल कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक टेबल हमें और दिया है, मेक द फॉलोइंग स्पिनर्स, स्पिन देम एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको क्या करना है, टीचर की मदद से या टीचर के कहने पर आपको डिफरेंट स्पिनर्स बनाने हैं। एक स्पिनर ये है जिसे इन्होंने क्या लिया है, कार्डबोर्ड लिया है, और बिल्कुल बीच में इसके यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने ये डाल रखा है, ठीक। और सेकंड वाले में क्या किया है, बीच में ना डालकर इन्होंने साइड पे डाल रखा है ये टूथपिक। तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा और इसमें क्या फर्क पड़ेगा ये हमें बताना है। फिर क्या है, यूज अ ब्लंट टूथपिक, मतलब ये जो शार्प है यहाँ से, ये आप मोटा सा कोई खुरदरा सा ले लो, ब्लंट टूथपिक वो होता है। रिड्यूस ऑफ रिड्यूस द लेंथ ऑफ टूथपिक एट द बॉटम ऑफ द कार्डबोर्ड, मतलब ये जो है इस लेंथ को छोटा करना है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। इंक्रीज द लेंथ ऑफ द टूथपिक एट द बॉटम, अब ये जो नीचे वाली है इसको लंबा कर दो, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। यूज अ पेन रिफिल, इसकी जगह आप रिफिल ले लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ट्राई अ बिगर साइज स्पिनर, ये जो स्पिनर है इसका साइज बड़ा कर दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो डिफरेंट चीजों को आपको ट्राई करना है और फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है स्पिन होने पर, ये आपको बताना है। तो ये टेबल मैंने आपके लिए कंप्लीट कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रीजन हो सकता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब फर्स्ट वाला है ये बिल्कुल सही तरीके से बना है तो ये सही तरीके से स्पिन होगा, स्पिन्स वेल। लेकिन अगर हम इस वाले की बात करें तो ये क्योंकि कॉर्नर में चला गया है तो इस तरीके से ये स्पिन नहीं करेगा प्रॉपरली, डज नॉट स्पिन प्रॉपरली। अगर हम ब्लंट टूथपिक यूज करेंगे यानी कि इसकी जगह मोटी टूथपिक का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, स्पिन तो करेगा लेकिन ज्यादा स्मूथली स्पिन नहीं करेगा, मतलब वो मजा नहीं आएगा जो यहाँ पर आया था, वैसा वाला स्पिनिंग नहीं हो पाएगी। रिड्यूस द लेंथ ऑफ द टूथपिक, अगर हम इसकी लेंथ को छोटा कर दें, मतलब ये इतनी थी इसको और छोटा करके इतना कर दें, बस इतना ही रखे, तो क्या होगा, तो फिर ये क्या करेगा, ये स्पिन कम करेगा, कम स्पिन करेगा। और लेंथ को बढ़ा दोगे तो क्या होगा, तो वो ज्यादा स्पिन करेगा। अगर पेन रिफिल यूज करोगे तो अच्छी तरीके से स्पिन करेगा। अगर आप स्पिनर का साइज बढ़ा दोगे, इसका साइज बढ़ा दोगे तो क्या होगा, तो स्पिन जो है वो स्लो हो जाएगा लेकिन ज्यादा देर तक स्पिन करेगा। आप इसको बड़ा कर दोगे तो ये उतनी तेजी से स्पिन नहीं करेगा जितनी तेजी से वो पहला वाला कर रहा था, धीरे धीरे करेगा लेकिन ये लंबे टाइम तक स्पिन करेगा।
और यहाँ पर आपको अपना कोई चेंज लिखना है तो एक चेंज आप भी अपनी तरफ से लिखना। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं। विच ऑफ द स्पिनर्स डिड नॉट स्पिन प्रॉपरली, डिस्कस द रीजन। कौन से स्पिनर हैं जो सही तरीके से स्पिन नहीं किया, उसका कारण क्या था। हैव यू नोटिस द पोजीशन ऑफ द होल इन द फर्स्ट टू स्पिनर्स। तो हाँ, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया कि एक तो जो है वो सेंटर में था और दूसरा जो है वो साइड में था। अब बचा ये सवाल, कौन कौन सा स्पिनर सही तरीके से स्पिन नहीं हुआ, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो तीन तरह के स्पिनर जो हैं वो सही तरीके से स्पिन नहीं हुए। एक वो जिसका कॉर्नर में था होल, ये वाला। एक तो ये स्पिन सही तरीके से नहीं हुआ, हमने देखा था ये स्पिन नहीं हुआ था सही तरीके से। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, ये टूथपिक वाला ब्लंट है ना, ये भी सही तरीके से स्पिन नहीं हुआ था। और इसके अलावा जब हमने उसको छोटा कर दिया था तब भी ये स्पिन सही तरीके से नहीं हुआ था। क्या कारण है, जब होल सेंटर में नहीं होगा तो क्या होगा, बैलेंस जो है खराब हो जाएगा, और अगर बैलेंस खराब हो जाएगा तो वो स्पिन नहीं करेगा। ब्लंट टूथपिक की वजह से क्या हुआ था कि जो फ्रिक्शन है वो जो है स्पिनर को स्लो डाउन कर देती है। अब फ्रिक्शन क्या होता है ये आप अभी बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि अगर कोई शार्प चीज है तो वो ज्यादा देर तक आपको स्पिन करवाएगी, और अगर आप कोई मोटी चीज लेके स्पिन करोगे तो फिर वहां पर स्पिनर जो है आपका उतनी तेजी से स्पिन नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप बहुत छोटा या बहुत लंबा कर दोगे टूथपिक को, जब छोटा कर दोगे तो क्या होगा, उसको स्पिन करने के लिए जगह मिलेगी ही नहीं, और अगर ज्यादा लंबा होगा तो वो वॉबल करेगा और वो डगमगाने लग जाएगा। एक क्वेश्चन और है, डिड दिस डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ द होल मेक अ डिफरेंस ऑफ द इन द स्पिनिंग ऑफ द स्पिनर। तो हाँ, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सेंटर में होगी तो बैलेंस अच्छा होगा और स्पिनर जो है वो ज्यादा देर तक और ज्यादा अच्छे तरीके से स्पिन करेगा। अब हम बात करेंगे इसमें एक्टिविटी 1.4 में स्पिनिंग टॉप चैलेंज। अब ये क्या है, यहाँ पर आपको टीचर एक एक्सरसाइज करवाएंगे। वो आपसे कहेंगे, आपको कुछ मटेरियल देंगे या लाने के लिए कहेंगे, और आपको एक्सपेरिमेंट करने के कहेंगे जहां पर आपको डिफरेंट साइज शेप वेट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अपने अपने स्पिनर बनाने हैं। और फिर स्पिनर बनाने के बाद हो सकता है वो कंपटीशन कराए कि किसका स्पिनर जो है वो सबसे ज्यादा देर तक स्पिन करेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल किसका है। यहाँ पर आपका डे 2 जो है वो कंप्लीट हो जाए। हम चलते हैं डे 3 की तरफ। तो डे 3 में क्या है हमारे लिए, आइए देखते हैं। एक्टिविटी 1.5 ये फिफ्थ एक्टिविटी है, रिफ्यूज रिड्यूस एंड रीयूज चैलेंज। अब इसमें आप क्या करने चाह रहे हो, कैसे करना है ये। आस्क स्टूडेंट्स टू ब्रिंग ओल्ड और डिस्कार्डेड आइटम्स फ्रॉम होम। अपने घर से कुछ ऐसी चीजें लाइए जो पुरानी हो या जिनका काम घर पे ना हो, जो इस्तेमाल नहीं हो रही है। बिगिन विद अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑन क्रिएटिव वेज टू रिफ्यूज रिड्यूस और एंड रीयूज एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। फिर आपको टीचर्स के साथ एक सेशन करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब डिस्कशन करना है कि रिफ्यूज क्या होता है, रिड्यूस क्या होता है, और जो हम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स होती है जिनको हम रोज इस्तेमाल करते हैं उनका रीयूज कैसे कर सकते हैं। फिर टीचर जो है आपको स्मॉल ग्रुप्स में बांट देंगे। स्टूडेंट्स प्रेजेंट द आइटम्स दे ब्रॉट फ्रॉम होम टू देयर ग्रुप्स। और आप जो भी ऑब्जेक्ट्स लाए हैं अपने अपने घरों से वो अपने ग्रुप को दिखाओगे। Each group spends a few minutes brainstorming potential new uses for these items, focusing on refusing to buy new products when one can reduce the consumption of resources and reuse items creatively. तो हर ग्रुप क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए आपस में डिस्कशन करेगा कि वो जो चीजें लाए हैं उनका अब वापस से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से हम रिसोर्सेज का कंजप्शन कम कर सकते हैं ताकि हम जो है चीजों को खराब ना करें। और encourage them to create any item such as flower vase, wall hanging, showcase items using these items। और फिर आप जो चीजें लेकर आए हो उससे कुछ इंटरेस्टिंग आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप एक फूल का गमला बना सकते हो, फ्लावर वास बना सकते हो, दीवार पे लटकाने वाले हैंगिंग्स बना सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हो। तो इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए मैंने देखिए आपके लिए क्या क्या इसमें तैयार कर रखा है। एक टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा। तो उसमें जो है स्टूडेंट से कुछ सवाल किए जा सकते हैं, जैसे
व्हाट आइटम्स डू वी यूजुअली थ्रो अवे, टीचर आपसे ये पूछ सकता है कि हम कौन कौन सी चीजें हैं जो घर से फेंक देते हैं। तो जैसे आपके पुराने कपड़े हो गए, प्लास्टिक के बैग्स हो गए, थैलियाँ हो गई, ये सब हम पुराने खिलौने हो गए, ये सब हम नॉर्मली फेंक देते हैं। कैन वी रिफ्यूज अननेसेसरी थिंग्स, क्या हम कुछ चीजों को मना कर सकते हैं? जैसे प्लास्टिक बैग ले जाने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, अपने घर से खुद का थैला ले जाकर चीजों को खरीद सकते हैं। हाउ कैन वी रिड्यूस वेस्ट, हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं वेस्ट? जैसे हम पेपर्स का कम इस्तेमाल करें, जितना दोनों तरफ लिखें, ऐसा ना करें कि एक ही तरफ लिख कर और उसको फेंक दें। हाउ कैन वी रीयूज ओल्ड और ब्रोकन आइटम्स क्रिएटिवली, तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस टीचर आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद स्टेप 2 क्या है, आप कलेक्ट करोगे पुरानी चीजें। तो आप पुरानी चीजों को ला सकते हो, जैसे कि प्लास्टिक बोतल ला सकते हो, न्यूज़पेपर ला सकते हो, मैगजीन ला सकते हो, कार्डबोर्ड के बॉक्सेस ला सकते हो, टूटी हुई सीडीज, टॉयज या फैब्रिक के स्क्रैप्स यानी कि पुराने कपड़े, ओल्ड क्लोथ, बटन्स, और ये सब आप लेकर आ सकते हो अपने क्लास में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप और भी बहुत सारी चीजें ला सकते हो। स्टेप 3 में क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या करेगा, ईच ग्रुप सेलेक्ट्स आइटम्स एंड ब्रेनस्टॉर्म क्रिएटिव वेज टू रीपर्पस देम इनटू यूजफुल ऑब्जेक्ट्स। अब जो चीजें आप लाए हो, उन चीजों से आप क्या नया बना सकते हो, क्या वापस से एक चीज खड़ी कर सकते हो, बना सकते हो जो फिर से इस्तेमाल हो जाए। जैसे फ्लावर वेस आप वास आप किससे बना सकते हो, प्लास्टिक बॉटल या ग्लास जार से। तो अगर आप प्लास्टिक बॉटल है, उससे आप फ्लावर का वास बना सकते हो। वॉल हैंगिंग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, पुरानी मैगजीन, सीरीज, कार्डबोर्ड, जैसे आपने सीरीज ली, इस तरीके से आप बहुत सारी सीरीज लेके और एक वॉल हैंगिंग बना सकते हो। यहाँ पर इनको इस तरीके से जोड़ के बहुत सारी स्टाइल की चीजें बनती है, राइट, इस तरह से बना सकते हो। और शोकेस आइटम्स बनाने के लिए आप पेन स्टैंड्स बना सकते हो, डीआईवाई लैंप्स। अब ये डीआईवाई लैंप क्या होता है, डू इट योरसेल्फ, खुद बनाने वाला, मतलब अपने हाथों से लैंप्स बना सकते हो। और ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हो ओल्ड बॉक्सेस से। ऑर्गेनाइजर क्या, जिन जब जो चीजें फैली हुई रहती है ना हमारी बहुत सारी, जैसे मम्मी का जो मेकअप है या आपके छोटी छोटी चीजें हैं, तो उसको संभाल के रखने के लिए हम छोटे छोटे बॉक्सेस का बना सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजर। ठीक है। इको फ्रेंडली बैग बना सकते हो आप किससे, ओल्ड टी शर्ट से। तो ये कुछ आइडियाज हैं जिससे आप पुरानी चीजों से क्या क्या बना सकते हैं। अब अगला स्टेप होगा प्रेजेंटेशन का, जिसमें टीचर आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए बोलेंगे। तो इसमें आप क्या करोगे, आपने जो भी आइटम क्रिएट किया है उसको एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले आप बताओ कि आपने कौन कौन से मटेरियल्स इस्तेमाल किए हैं, फिर आप बताओ कि आपने उस चीज को कैसे बनाया है, और तीसरी चीज आप बताओ कि ये जो आपने बनाया है इससे रिड्यूस कैसे वेस्ट, जो रिड्यूस मतलब जो वेस्ट है वो रिड्यूस कैसे हुआ, और आपने एनवायरनमेंट में किस तरह से अपना योगदान दिया। तो इस तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन और डिस्कशन होगा। टीचर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे वो पूछ सकते हैं कि आपने इस एक्टिविटी से क्या सीखा, जो रिफ्यूजिंग है, रिड्यूसिंग है, रीयूजिंग है, ये एनवायरनमेंट के लिए कैसे अच्छा है। व्हाट चेंजेस विल यू मेक इन योर डेली लाइफ, आप अपनी डेली लाइफ में क्या क्या बदल सकते हो। हाउ डज रिसाइकलिंग बेनिफिट अर्थ, और रिसाइकिल करने से अर्थ को क्या बेनिफिट होगा। तो अब सवाल तो आ गए, जवाब कहाँ है? तो डरने की टेंशन में बात ही नहीं है, क्योंकि हेलो अध्यापक आपके पास हैं, तो हम आपको जवाब भी देंगे। तो ये रहे इन सभी सवालों के जवाब। पहला क्वेश्चन है, आपने इस एक्टिविटी से क्या सीखा? तो आई लर्न दैट वी कैन मेक यूजफुल थिंग फ्रॉम वेस्ट इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम। मैंने ये सीखा कि जिन चीजों को हम फेंक देते हैं, उनसे उन्हें फेंकने की बजाय हम उनसे यूजफुल चीजें बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, रिफ्यूजिंग, रिड्यूसिंग, रीयूजिंग, ये हेल्प कैसे करते हैं एनवायरनमेंट को? तो आंसर क्या है, रिफ्यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन। जो हम मार्केट में जाके सब्जियां वगैरह खरीदते हैं, एक ही बार प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, उससे पोल्यूशन होता है। तो रिड्यूसिंग वेस्ट सेव्स नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ट्रीज, पेपर, वाटर, एनर्जी। और जब हम वेस्ट कम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रिसोर्सेज को बचाते हैं, ट्रीज को बचाते हैं, पानी बचाते हैं, एनर्जी बचाते हैं। रीयूजिंग आइटम्स प्रिवेंट देम फ्रॉम एंडिंग अप इन लैंडफिल्स। और जब हम चीजों को बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वो कचरे में जाने की बजाय हम जो है उसको बचाते हैं कि वहां पर जाकर वो कचरे का ढेर ना बन जाए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस विल यू मेक इन योर डेली लाइफ, आप अपनी लाइफ में क्या चेंज करने वाले हो? तो यूजिंग रीयूजेबल वाटर बॉटल्स एंड बैग्स, पहला चेंज ये है कि हम
जिन बॉटल्स को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं या बैग को इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। मेकिंग DIY क्राफ्ट फ्रॉम ओल्ड थिंग्स इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू वंस, नई चीजें खरीदने के बजाय हम क्राफ्ट के लिए पुरानी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकरेजिंग फैमिली मेंबर्स टू रिड्यूस वेस्ट एट होम, और फैमिली वालों को बोलेंगे कि भाई कचरा मत करो, कचरा करने से हमारा ही नुकसान है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज रिसाइकलिंग बेनिफिट अर्थ। तो रिसाइकलिंग क्या है, रिड्यूस करती है वेस्ट इन लैंडफिल्स, और ये सेव करती है एनर्जी और रॉ मटेरियल को। इस तरीके से हम पोल्यूशन कम करते हैं और वाइल्ड लाइफ को बचाते हैं। उसके बाद आ गए हम सेकेंड लास्ट एक्टिविटी की तरफ, जो कि है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। ये है एक्टिविटी 6। तो इसमें क्या है, यहाँ पर एक टेबल दे रखा है और ये आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको ये बताना है इनमें से कौन सी चीज तैरेगी। जो तैरेगी उसके लिए आप लिखिए एफ, क्योंकि एफ से ये सिंबल करा रहे हैं, इस सिंबल का मतलब है फ्लोट। और जो चीजें डूब रही है उसके लिए लिखेंगे एस, एस का मतलब है सिंक। जो चीजें डूब रही हैं वो सिंक हो रही है, जो तैर रही है वो फ्लोट हो रही है। तो पहले यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, अब आपका गैस क्या है, पहले गैस करना है आपको कि ये फ्लोट होगी या सिंक होगी। उसके बाद उस एक्टिविटी को और ये भी बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये डूबेगी या तैरेगी। जैसे आयरन नेल है, आयरन नेल मतलब कील। तो अगर आपको ये लगता है कि जी ये जो है ये डूब जाएगी, ये सिंक हो जाएगी, तो यहाँ लिखो एस, और फिर ये बताओ कि ऐसा क्यों लगता है आपको कि ये डूब जाएगी। फिर इसका एक्सपेरिमेंट करो और बताओ कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, और फिर जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसका क्या कारण रहा होगा, ऐसा क्यों हुआ, ये आपको टेबल कंप्लीट करना है। तो ये टेबल भी मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने आपके लिए कर दिया है, यहाँ पर चीजें आ गई। सबसे पहले है आयरन नेल या पिन, तो मुझे लगता है कि ये डूबेगी, इसलिए मैंने लिखा सिंक। ठीक है, और ऐसा क्यों लगता है, तो मुझे लगता है क्योंकि ये मेटल की बनी हुई है, ये भारी होगी, इसलिए ये डूब जाएगी। और ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, ये सच में डूब जाएगी जब आप करके देखोगे। रीजन क्या है, आयरन जो है वो पानी से ज्यादा भारी है, डेंस है, इसीलिए ये डूब गया। उसके बाद फिर सेकंड क्या है, एम्प्टी बॉल यानी कि कटोरी। तो अब आपको क्या लगता है कि ये डूबेगी या फ्लोट करेगी, मुझे लगता है ये फ्लोट करेगी। अब क्यों फ्लोट करेगी, ऐसा क्यों लगता है मुझे, क्योंकि इसके अंदर हवा है, और जिस भी चीज के अंदर हवा होती है वो लाइटर हो जाता है, एक्सेप्ट इंसान। इंसान के अंदर हवा भरी हो तो वो मोटू हो जाता है, लेकिन चीजों के अंदर अगर हवा है तो वो हल्की हो जाती है। और जब आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो ये सचमुच में फ्लोट करेगी। तो हुआ क्या, जो बॉल का जो शेप है ना वो उसको तैरने पर हेल्प करता है। ये जो बॉल बनती है ना, इसकी जो शेप है ना, ये जो शेप है ना, ये यहाँ, ये इसको हेल्प करती है तैरने में। उसके बाद है एम्प्टी बॉटल विद लिड क्लोज, एक खाली बॉटल जिसका ढक्कन बंद है, तो ये फ्लोट करेगी। ठीक है, क्यों करेगी फ्लोट, मुझे लगता है क्योंकि इसमें भी हवा है, और जिसके अंदर हवा है वो चीज हल्की हो जाती है पानी से, और जो चीज हल्की होगी पानी से वो तैरेगी। तो क्या कारण था, यही था, जो एयर है बॉटल के अंदर वो इसकी डेंसिटी को कम कर देती है। और देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर पानी है, कोई चीज जो आप इसमें डालोगे, अगर उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व, यानी कि अगर वो चीज इससे ज्यादा घनी है पानी से, तो वो डूब जाएगी, और अगर कम घनी है तो वो तैर जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं अगला, बॉटल हाफ फिल्ड विद वाटर, आधी आधी जो है बॉटल भरी हुई है, तो ये डूब भी सकती है और ये तैर भी सकती है। तो मुझे लगता है, मुझे खुद को नहीं पता कि ये तैरेगी या डूबेगी। अब ऐसा क्यों है, इसमें आधा पानी है तो हवा कम है, अगर हवा कम है तो हो सकता है ये बॉटल जो है थोड़ी सी भारी हो, लेकिन फिर भी एक चांस है कि हो सकता है ये तैरे भी। तो जब आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो देखोगे कि ये पूरी तरीके से ना तो डूबेगी और ना ही पूरी तरीके से तैरेगी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, द इंक्रीज्ड वेट मेक्स इट सिंक लोअर, उसमें जो थोड़ा सा पानी है उसने उसका वेट बढ़ा दिया है, इसलिए वो थोड़ी हद तक डूब जाएगी, लेकिन पूरी तरह डूबेगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर हवा भी मौजूद है। और बॉटल फुल ऑफ वाटर, तो ये तो डूबेगी, क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी है, कोई एयर नहीं है, इसलिए वो उसको तैरने से रोकेगी। और पानी अब नीचे पानी है लेकिन ऊपर क्या है, बॉटल है और उसमें भी पानी है,
तो बॉटल का वेट भी आ गया, पानी का वेट भी आ गया, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और ये जो है डूब जाएगा। तो इससे हमने ये सीखा कि जो चीजें भारी हैं, जैसे कि आयरन नेल, वो डूब जाता है, और जो लाइट है वो तैरता रहता है। उसके बाद दो सवाल हैं हमारे लिए। फाइंड आउट विच ऑब्जेक्ट्स फ्लोट एंड विच सैंक इन द वाटर। ओके, हमें यहाँ बताना है कि कौन सी चीजें तैरी और कौन सी चीजें जो है वो डूब गई। और सेकंड है, डिड ऑल द लाइट ऑब्जेक्ट्स फ्लोट एंड ऑल हैवी ऑब्जेक्ट्स सिंक। क्या सभी हल्की चीजें तैरती हैं और सभी भारी चीजें डूब जाती हैं? अगर हाँ, तो कोई बात नहीं, नेम हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोटेड एंड लाइटर विच सिंक। तो अगर नहीं ऐसा तो वो बताइए कि कौन सी भारी चीज तैर रही थी और कौन सी हल्की चीज डूब गई, ये हमें बताना है। तो ये लीजिए आंसर। ऑब्जेक्ट्स जो तैर रही थी वो कौन सी थी? एम्प्टी बोल, कटोरी, उसके अलावा प्लास्टिक बोतल जिसकी लिड क्लोज थी पूरी तरीके से, और हाफ फिल्ड बॉटल, ये जो है तैर रही थी। अच्छा, डूब कौन सी रही थी? एक तो आयरन नेल डूब गया था, और एक बॉटल जिसमें पानी भरा हुआ था पूरा, वो डूब गई। तो कुछ चीजें जो भारी थी और तैर रही थी, वो है एम्प्टी बोल। हालांकि वो मेटल की बनी हुई थी, लेकिन फिर भी डूबी नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी शेप की वजह से। एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल जो है जिसका लिड क्लोज था, वो बड़ी थी, लेकिन क्योंकि उसके अंदर हवा थी फिर भी वो तैर रही थी। अच्छा, कोई बहुत हल्की सी चीज जो हल्की थी लेकिन फिर भी डूब गई, वो था आपका आयरन नेल। एक कील जो है वो कहने को ज्यादा भारी नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो पानी से ज्यादा डेंसर थी, इसलिए वो डूब गई। इसके बाद जो है आपकी इस हफ्ते की फर्स्ट वीक की लास्ट एक्टिविटी है, डज शेप प्ले एनी रोल इन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। तो यहाँ पर इन्होंने एक टेबल दिया है, और इन्होंने क्या कहा है, एल्यूमिनियम फॉइल लो और उसको ओपन रखो, फैला कर रखो, और फिर बताओ कि वो डूब रही है। अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों। फिर ऑब्जर्व करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, और क्या रीजन था, जैसे अभी हमने ऊपर किया। यहाँ हमें एल्यूमिनियम फॉइल लेनी है और उसको इस तरीके से ट्राई करना है। पहला क्या है, ओपन और स्प्रेड आउट। फिर उसको एक बॉल की तरह गुठमुठ ऐसे करके बना के और फिर डालना, और फिर कप शेप, इस तरीके से एक कप की शेप में बना के उसको पानी में डालना, और फिर इन तीनों ही तरीके से चेक करना कि क्या हो रहा है। तो आइए टेबल में आंसर भरकर एक बार फिर डिस्कस करते हैं। तो लीजिए, ये रहा आंसर। पहला है ओपन एंड स्प्रेड आउट, यानी कि फैलाकर उसको, तो वो फ्लोट करेगी। क्यों फ्लोट करेगी? क्योंकि उसका एरिया बड़ा हो गया है। जब जैसे आप इसको इस तरीके से फैला दोगे तो ये एक बहुत बड़ा एरिया हो गया ना। इसका एरिया जितना बड़ा होता है उसके अंदर हवा उतनी आ जाती है, और फिर वो चीज जिसके अंदर हवा आ जाएगी वो तो तैरेगी ही। तो क्या रीजन हो सकता है? द फॉइल स्प्रेड्स आउट एंड डिस्प्लेसेस मोर वाटर। अब जो चीज जितनी फैली हुई होगी उसमें उतना ही हवा होगी, वो उतनी ही हल्की होगी, और वो चीज तैरेगी। अभी इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी आप मत सोचो। फिर उसके बाद है प्रेस टाइटली इनटू अ बॉल। एक बॉल बना दो तो क्या होगा? वो डूब जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने उसका एरिया कम किया, इसको इसको हमने गुटमुट करके और ऐसे बना दिया, तो वो जो है डेंस हो गई, और डेंस हो गई, उसके अंदर हवा नहीं बची। तो अगर हवा नहीं बची तो वो डूब जाएगा। उसके बाद कप शेप में, अगर कप शेप में इस तरीके से हम उसको कर देंगे तो फिर वो फ्लोट करेगी, जैसे हमारा बोल जो है ऊपर वो फ्लोट कर रहा था। क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम इसको इस तरीके से करते हैं तो इसके अंदर हवा भर जाती है और ये और हल्का हो जाता। तो यहाँ पर आकर क्या क्या सीखा हमने लास्ट में, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या कंक्लूजन देखा? शेप अफेक्ट्स फ्लोटिंग एंड सिंकिंग बाय चेंजिंग हाउ मच वाटर एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस। तो जो शेप है उसका फर्क पड़ता है कि चीज तैरेगी या डूबेगी। क्योंकि जब हमने चीज को फैला दिया तो वो तैरने लग गई, और जब हमने उसको छोटा मोटा कर दिया एकदम, उसके अंदर की हवा निकाल दी, तो वो डूब गई। पहली चीज तो ये। ऑब्जेक्ट्स फ्लैट स्प्रेड आउट, और दोज ट्रैप एयर फ्लोट, जैसे कि मैंने बताया। और ऑब्जेक्ट्स प्रेस टाइटली कैन नॉट डिस्प्लेस एनफ वाटर, मतलब जो चीजों को हमने गुटमुट करके और टेंस कर दिया वो चीज डूब जाएगी। तो दोस्तों, ये था आपका ईवीएस का पहला वीक का सारा प्रोग्राम। आई होप मैंने आपकी बहुत सारी हेल्प कर दी होगी।
तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।